ये जो सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन है, विच AWS नेटवर्किंग सर्विस enable a company create enable a company to create a virtual network within a VPC within a AWS। तो AWS के अंदर हम अपना virtual प्राइवेट नेटवर्क बनाते हैं, प्राइवेट क्लाउड बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, VPC बोलते हैं, जिसको इसकी फुल फॉर्म होती है Amazon वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, VPC। तो उसी को हम बोलते हैं अपना वर्चुअल नेटवर्क। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा VPC। व्हाट इज द मिनिमम साइज सबनेट यू कैन हैव ए वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। यहाँ पे भी कह रहे हैं कि जब आप अपना VPC बनाते हो तो VPC को हम एक CIDR देते हैं, CIDR एक रेंज देते हैं, IP एड्रेसेस की रेंज देते हैं। तो वो कह रहे हैं कि उसकी मिनिमम रेंज क्या होनी चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ मिनिमम साइज। तो मिनिमम साइज कितना होना चाहिए उसका, /28। ठीक है, क्यों, क्योंकि 32, टोटल कितने होते हैं, 32, 32 में से 28 माइनस करें, बाकी कितने बच गए, 4 बच गए। ठीक है, तो उसकी जब आप लेंगे, पावर लेंगे 2 की पावर 4, तो हमारे पास क्या आएगा, 16 आएगा, 16 आएगा हमारे पास। ठीक है, तो 16 हमारे पास नंबर ऑफ आईपीज आएंगी, 16 नंबर ऑफ आईपी। तो 16 हमारे पास रिक्वायर्ड है, मिनिमम जो मैं आईपीज चाहिए होंगी वो 16 चाहिए होंगी। इसलिए 28 से 29 नहीं कर सकते। अगर 29 या 30 करेंगे तो नंबर ऑफ आईपीज कम हो जाएंगे, तो इतनी भी कम आईपीज नहीं चाहिए हमें। ठीक है, उससे ज्यादा फिर शॉर्टेज हो जाएगी हमारे पास आईपीज की, हमारा VPC क्रिएट ही नहीं होगा। तो इसकी जो मिनिमम रेंज होगी CIDR की, वो /28 तक जाएगी मिनिमम, और मैक्सिमम कहाँ तक जाएगी, किसी को याद हो अगर। मैक्सिमम हमारे पास जाएगी 16 तक। ठीक है, 16 तक। हाँ बिल्कुल। इसकी जो है ना, ये एक आपने याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हम जो VPC को CIDR देते हैं वो /16 से लेके /28 के दरमियान तक होना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम 16 है और मिनिमम जो है 28 है। हम जैसे 16 से 28 की तरफ मूव करेंगे, हमारे पास नंबर ऑफ आईपीज कम होते जाएंगे, ये भी आपने याद रखना है। वो कैसे होते जाएंगे, आपने 32 में से माइनस करने हैं, जो स्लैश के बाद वाली वैल्यूज को माइनस करना है 32 में से, और फिर उसको पावर दे देंगे, 2 की पावर में करना है उसको। तो जो भी आंसर रहेगा वो आपके नंबर ऑफ आईपीज होंगे। व्हाट इज द मैक्सिमम आईपी एड्रेस, तो यहाँ पे मैक्सिमम रेंज पूछ रहा है, तो मैक्सिमम रेंज हमारे पास आएगी 16, और मिनिमम हमारे पास आएगी 28। तो ये आपने याद रखना। You must allow resource in a private subnet to access the internet. Which of the following must be present enable this access? यहाँ पे वो क्या कह रहा है, आपका प्राइवेट सबनेट है टू एक्सेस द इंटरनेट, आपके प्राइवेट सबनेट ने इंटरनेट से एक्सेस करना है, इंटरनेट पे जाना है। तो क्या यूज करेगा वो इंटरनेट पे जाने के लिए, ऑब्वियसली वो क्या यूज करेगा, नेट गेटवे यूज करेगा, जिसको हम बोलते हैं नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। ठीक है, तो आप मुझे बता दें कि जब हम नेट गेटवे बनाते हैं तो दो चीजें, दो काम हम करते हैं, तो आपको पता है कौन कौन से काम करते हैं वो दो। पहला काम तो हम ये करते हैं कि अपने नेट गेटवे को हम कहाँ बनाते हैं, प्राइवेट सबनेट के अंदर बनाते हैं, पब्लिक सबनेट के अंदर बनाते हैं। जी भाइयों, जो हमारा नेट गेटवे होगा ना, उसको हम बनाएंगे पब्लिक सबनेट के अंदर। ठीक है, नेट गेटवे काम प्राइवेट के लिए करेगा, लेकिन बनेगा कहाँ पे, पब्लिक के अंदर। दूसरा काम हम ये करते हैं कि अपने नेट गेटवे को एक स्टैटिक आईपी देते हैं, कि इलास्टिक आईपी देते हैं। ये दो काम करते हैं। प्राइवेट सबनेट हैव डायरेक्ट एक्सेस टू द इंटरनेट, फॉल्स, बिल्कुल वो भी नहीं। इलास्टिक आईपी जोन सा होगा, वो पब्लिक आईपी होगा बेसिकली। हाँ बिल्कुल, पब्लिक आईपी की तरह ही काम करेगा। प्राइवेट सबनेट हैव डायरेक्ट एक्सेस, बिल्कुल भी डायरेक्ट एक्सेस नहीं होती। हमने अभी पढ़ा नहीं कि होता। उसके लिए नेट गेटवे बनाते हैं, तो जो प्राइवेट सबनेट होता है वो डायरेक्टली इंटरनेट पे नहीं जाता, वो नेट गेटवे के थ्रू इंटरनेट पे जाता है। ठीक है, तो इतना भी वैसे आसान क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपसे एग्जाम के अंदर। विच कंपोनेंट ऑफ AWS ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर डज क्लाउड फ्रंट यूज। तो क्लाउड फ्रंट जो होता है वो क्या यूज करता है, एजुकेशन को यूज करता है। ठीक है, तो मुझे अगर आप मुझे बता सके क्लाउड फ्रंट कौन सी सर्विस है, एक उसके लिए वर्ड यूज होता है। क्लाउड फ्रंट जो है ना, हमारे पास एक CDN सर्विस है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, जिसको किस लिए यूज किया जाता है, यूजर को डाटा ट्रांसफर करने के लिए, डाटा फास्ट डिलीवर करने के लिए यूज किया जाता है क्लाउड फ्रंट को। ठीक है, और फिर जो क्लाउड फ्रंट होता है वो क्या करता है, एज लोकेशन का यूज करता है, कि हमारा जो जितना भी डाटा होगा वो एज लोकेशन पे उसको कैश कर लिया जाता है, और हमारे यूजर तक जल्दी डिलीवर किया जाता है, फास्ट डिलीवर किया जाता है। तो अपने याद रख रखें, जो क्लाउड फ्रंट है एक CDN सर्विस है,
जो हमारी लेटेंसी को कम करने के लिए यूज किया जाता है, और ये एज एजुकेशन का यूज करते हैं क्लाउडफ्रंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑप्शनल सिक्योरिटी कंट्रोल दैट कैन बी अप्लाइड एज अ सबनेट लेयर। तो सबनेट के ऊपर क्या यूज करते हैं, सबनेट लेयर के ऊपर जो हम फायरवॉल लगाते हैं, जो हम सिक्योरिटी लगाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं नेटवर्क ACL। ठीक है। अगर सेम यही सारा क्वेश्चन होता, लेकिन यहाँ पे हमारे पास सबनेट की जगह जो सबनेट लेयर लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा होता है होस्ट लेयर या EC2 लेयर, तो फिर हमारे पास क्या आना था आंसर। बाकी सिक्योरिटी ग्रुप। क्वेश्चन, हाँ, फिर हमारे पास सिक्योरिटी ग्रुप आता है। ठीक है, तो आपने याद रखना है इसको। What happens when you create a new VPC with VPC? What happens when you create a new VPC with Amazon VPC? Right? What happens when you create a new virtual private cloud with Amazon? ठीक है, वो सर्विस जब आप न्यू VPC बनाते हैं तो क्या हो जाता है, जब भी आप न्यू VPC बनाएंगे तो एक मेन राउटेबल इज क्रिएटेड बाय डिफॉल्ट। तो एक जो राउटेबल होगा, मेन राउटेबल, वो भी VPC के साथ बाय डिफॉल्ट बन जाता है। ठीक है, तो इसके हमने लैब भी की थी, आप लैब में जाके देख सकते हैं कि सारी चीजें किस तरह बनती हैं। गेटवे भी नहीं बनता, सबनेट भी नहीं बनते, ये हमें बनाने पड़ते हैं। गेटवे भी हम खुद बनाते हैं, सबनेट भी हम खुद बनाते हैं, लेकिन जो मेन राउटेबल होता है वो बाय डिफॉल्ट बन जाता है। हम उसको भी यूज कर सकते हैं, अगर हम खुद का फिर अपना बनाना चाहें कस्टमाइज तरीके से, वो भी बना बना के यूज कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं। हाउ मैनी इंटरनेट गेटवे कैन यू अटैच टू VPC एट एनी वन टाइम। तो एक गेटवे हम यूज करेंगे क्योंकि एक ही जरूरत है, तो एक ही यूज करेंगे हमेशा। ठीक है, एट अ टाइम हम सिर्फ एक ही यूज कर सकते हैं गेटवे को। इस तरह क्वेश्चन आपको आ सकता है एग्जाम के अंदर। एक आपको छोटा सिनेरियो दिया जाएगा, तो आपसे पूछ लेंगे कि मतलब you are a solution architect who works for a large retail company that is migrating its existing infrastructure to AWS। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया आपको। You recommend they use a custom VPC। ठीक है, they will need a public subnet। They will need a public subnet for their web servers and a private subnet for their database। ठीक है, उनको एक पब्लिक सबनेट चाहिए जहाँ पे उनको अपना वेब सर्वर रखना है, उनका फ्रंट एंड होगा, और एक उनको प्राइवेट सबनेट चाहिए जहाँ पे उन्हें डेटाबेस रखनी है, जो उनका बैक एंड होगा। दे रिक्वायर वेब सर्वर्स एंड डेटाबेस सर्वर्स टू बी हाईली अवेलेबल विद अ मिनिमम ऑफ 2 वेब सर्वर्स एंड 2 डेटाबेस सर्वर्स ईच। हाउ मेनी सबनेट, तो कितने सबनेट क्रिएट करेंगे। वो ये कह रहा है कि हमारे पास जो है ना, एक पब्लिक सबनेट होगा, एक पब्लिक सबनेट होगा और एक होगा प्राइवेट सबनेट हमारे पास। ठीक है, प्राइवेट सब, फिर उसको यहाँ लिखना था मैंने, एक हमारे पास होगा प्राइवेट सबनेट। अब वो कह रहा है कि कंपनी के 2 वेब सर्वर है और 2 डेटाबेस सर्वर है। जो वेब सर्वर है, उन्होंने 2 वेब सर्वर अपने पब्लिक के अंदर रखे हुए हैं और 2 डेटाबेस सर्वर उन्होंने रखे हुए हैं प्राइवेट के अंदर। ठीक है, तो कितने सबनेट चाहिए, 2 ही सबनेट काफी हैं। लेकिन वो कह रहा है कि हमें हाई अवेलेबल जो है ना वो चीजें चाहिए, वहां पे हाई अवेलेबिलिटी का कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए। तो हाई अवेलेबिलिटी करने के लिए हम इसको रेप्लिकेट कर देंगे कि एक और सबनेट बना लेंगे यहाँ पे और एक और सबनेट यहाँ बना लेंगे, और इनको रेप्लिकेट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो टोटल हमें कितने चाहिए होंगे, टोटल हमें 4 चाहिए होंगे, 1 2 3 और 4। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपके पास है। व्हाट इज यूज टू डिवाइड VPC। तो VPC को क्या चीज डिवाइड करती है, VPC को डिवाइड करने के लिए हम क्या बनाते हैं, उसको लॉजिकल सेक्शन में डिवाइड करते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, सबनेट। ठीक है, वर्ड डिफाइन द सबनेट। तो सबनेट क्या होता है, हमारा CIDR होता है, क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग होता है, CIDR ब्लॉक होता है, जिसको हम यूज करते हैं फॉर मेकिंग सबनेट्स, अपने VPC को डिवाइड करने के लिए। हाउ मेनी सबनेट आर रिजर्व्ड बाय AWS। तुमने ये चीज पढ़ी थी कि कितने सबनेट रिजर्व हो जाते हैं जब भी हम कोई
सबनेट बनाते हैं, यहाँ पे एक्चुअली सबनेट नहीं यूज करना चाहिए था, उसको यूज करना चाहिए था हाउ मैनी CIDR IPs या IP कितनी रिजर्व कर लेते हैं। जब भी हम कोई सबनेट बनाते हैं तो सबनेट को जब हम कोई CIDR नहीं देते हैं तो उसमें से जो है ना वो नंबर ऑफ IPs रिजर्व हो जाती है। ठीक है, तो कितने हो जाती हैं, 5 IP रिजर्व कर लेते हैं वो। पहली 4 और एक 5 लास्ट वाली जो ब्रॉडकास्ट होती है वो 5 IP रिजर्व हो जाती है। इसलिए हमने कहा है कि जो मिनिमम रेंज होनी चाहिए वो हमारे पास 28 की होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर 28 में से अगर 16 IP मिल रहे हैं तो 16 में से 5 तो रिजर्व कर लेंगे, बाकी कितने बच गए, 11 बच गए। ठीक है, तो इसलिए अगर हम 29 या 30 तक जाएंगे तो नंबर ऑफ IPs और ज्यादा कम हो जाएंगे, 5 तो रिजर्व हो जाएंगे, बाकी एक दो बचेंगे, उसका हमने क्या कर लिया। विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब एन इलास्टिक नेटवर्क इंटरफेस। तो हमारे पास जो ENI होता है, इलास्टिक नेटवर्क इंटरफेस, क्या काम करता है, a virtual network interface that you can attach to an instance in an VPC। तो virtual network interface होता है जो हमें किसी नेटवर्क से कनेक्ट करवाता है। ठीक है, तो उसका काम होता है हमें हमारे सर्वर को किसी नेटवर्क से कनेक्ट करवाना, जो virtually काम कर रहा होता है इलास्टिक नेटवर्क इंटरफेस। Within a region, you can create multiple VPC and have complete control of the network configuration for each VPC। बिल्कुल 100% बात ठीक है कि हम जब VPC बनाते हैं तो उसके तमाम कॉन्फ़िगरेशन कौन करते हैं, हम खुद करते हैं। ठीक है, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट आर द 4 स्पोर्ट प्लान्स। हमने देखा था कि AWS के अंदर हमारे पास 4 तरह के स्पोर्ट प्लान होते हैं। फर्स्ट वाला हमारे पास होता है बेसिक स्पोर्ट प्लान, बिजनेस स्पोर्ट प्लान, डेवलपर स्पोर्ट प्लान एंड इंटरप्राइज स्पोर्ट प्लान। तो ये 4 तरह के स्पोर्ट प्लान हमें देखने को मिलते हैं AWS के अंदर। वो कह रहा है कि जो ऑन द बेसिस ऑन द जी बेसिस ऑफ व्हाट जो से बिजनेस प्लान ये हैं, स्पोर्ट प्लान बेसिकली हैं, कुछ रिमाइंड करवाते हैं। मतलब क्या कह रहे हैं आप, मतलब किस बेस पे इसको हम यूज करते हैं स्पोर्ट प्लान को। स्पोर्ट प्लान बेसिकली स्पोर्ट प्लान्स हैं क्या, बेसिकली उन्होंने पैकेजेस वगैरह बनाए हुए हैं कि ये हाँ, ये हमारे पास पैकेजेस पैकेजेस होते हैं। हैं। जिस तरह हम जो है ना कोई एप्लीकेशन यूज करते हैं तो समटाइम हमें कस्टमर सर्विस चाहिए होती है। ठीक है, तो हम उनसे कॉन्टैक्ट करते हैं, कोई इशू आ रहा होता है। इसी तरह अगर आप AWS के ऊपर काम कर रहे हैं तो आपको बिलिंग से रिलेटेड, सर्विस से रिलेटेड कोई भी ऐसा इशू आ रहा है तो आपके पास ये 4 तरह के सपोर्ट प्लान होते हैं, आप इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। बेसिक होता है, डेवलपर होता है, बिजनेस एंटरप्राइज होता है। और ठीक है, ये इंटरचेंजेबल है बेसिकली, अगर हम कहते हैं कि मैंने बेसिक प्लान लिया और मैं मूव करना चाहता हूँ एंटरप्राइज में या डेवलपर प्लान से, तो वो लेटर ऑन मूव हो सकता है। हाँ बिल्कुल आप उसको कर सकते हैं, उसकी लेकिन कॉस्ट होती है। जो बेसिक होता है ये फ्री होता है हमारे पास, लेकिन जो बिजनेस इंटरप्राइज जो डेवलपर होते हैं इनकी हमें कॉस्ट पड़ती है। अगर आपने डेवलपर लिया हुआ और आप बाद में इंटरप्राइज पे जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, उसकी फिर एडिशनल कॉस्ट आपको पे करनी पड़ेगी। ठीक। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो डेवलपर सपोर्ट प्लान है ना उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो जो डेवलपर सपोर्ट प्लान है उसके अंदर तो एक होता है कि वन प्राइमरी कॉन्टैक्ट कैन ओपन अ केस। ठीक है, और दूसरा हमारे पास होता है कि बिजनेस आर्ट एक्सेस टू क्लाउड सपोर्ट एसोसिएटेड विया मेल। ये जो ना हमने डिटेल में इसको पढ़ा है, जो मैंने आपका स्लाइड शेयर किया वहां से आप इसको रीड करें, इजीली समझ आ जाएगी कि डेवलपर सपोर्ट प्लान के अंदर क्या होता है। कि वहाँ पे हमें जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है 24/7 एक्सेस, तो हमें यहाँ पे 24/7 एक्सेस नहीं होती। अगर हमने इनसे कॉन्टैक्ट करना है तो हम ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और इनको सिर्फ मेल कर सकते हैं, ना इनसे चैट कर सकते हैं, ना इनको कॉल कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ इनको मेल कर सकते हैं और ड्यूरिंग बिजनेस आवर कर सकते हैं। बाकी जो चीजें होती हैं दूसरे के अंदर होती हैं। जिस तरह यहाँ पे देखें, चल मैं वहां पे जाकर बताता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अवेलेबल इन बिजनेस स्पोर्ट प्लान। तो बिजनेस जो हमारे पास बिजनेस स्पोर्ट प्लान होता है उसके अंदर क्या चीज इंक्लूड नहीं होती। तो जो लास्ट वाला है, एक्सेस टू वेल आर्किटेक्टेड रिव्यू डिलीवर्ड बाय AWS सोल्यूशन आर्किटेक्ट। तो यहाँ ये वाली जो चीज़ ना हमारे पास अवेलेबल नहीं होती कि अगर आप बिजनेस प्लान यूज कर रहे हो और वहाँ पे आपने आपने कोई आर्किटेक्चर बनाया हुआ है, अगर वहाँ पे उसको रिव्यू करवाना चाहते हो तो वो वाला सपोर्ट प्लान आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा कि आपका आर्किटेक्चर किस तरह का बना हुआ है, वहाँ पे पोस्ट ऑप्टिमाइजेशन, फॉल्ट टॉलरेंस, और जो मतलब मैंने पिलर पढ़े थे वेल आर्किटेक्टेड पिलर होते हैं हमारे पास 5-6 पिलर होते हैं, क्या वो वहाँ पे फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। इस तरह की चीजें देखने के लिए फिर जो बिजनेस सपोर्ट प्लान है वो हमारे लिए काफी नहीं है। बाकी जो चीजें लिखी हुई है यहाँ पे वो हमारे हमें मिल जाती हैं बिजनेस सपोर्ट प्लान के अंदर।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट प्लान, तो हमने वो कह रहे हैं कि कौन से स्पोर्ट प्लान है जहाँ पे हमारे पास 24/7 हम अपने एडब्ल्यूएस वालों से बात कर सकते हैं। 24/7 हम उनसे कनेक्ट कर सकते हैं और उनको कॉल भी कर सकते हैं, चैट भी कर सकते हैं और मेल भी कर सकते हैं। तो दो स्पोर्ट प्लान होते हैं, बिजनेस होता है और एक इंटरप्राइज होता है। डेवलपर के अंदर आप 24/7 नहीं कर सकते। डेवलपर के अंदर आप सिर्फ उनको ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स ही कॉन्टैक्ट कर सकते हो और उनको सिर्फ मेल कर सकते हो, ना आप उनको कॉल कर सकते हो ना चैट कर सकते हो। लेकिन ये सारी स्पेसिफिकेशन में मिलेंगी बिजनेस और इंटरप्राइज के अंदर। और जो बेसिक होता है उसके अंदर आप कुछ भी नहीं कर सकते। उसमें सिर्फ जो हमारे पास FAQs होते हैं आप उनसे हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पे आप कोई भी इस तरह की सपोर्ट नहीं मिलती। Your company's IT management team is looking for an online tool to provide recommendations। तो जो हमारे पास ऑनलाइन टूल जो है ना, यही इसमें समझ लग गई कि मेरे पास बात कर रहा है ट्रस्टेड एडवाइजर। ट्रस्टेड एडवाइजर क्या होता है? आगे पास एक ऑनलाइन टूल होता है जिसको हम यूज करते हैं फॉर बेस्ट प्रैक्टिसेस इन आवर इन्वायरमेंट। ठीक है, टू इम्प्लीमेंट बेस्ट प्रैक्टिसेस इन आवर आर्किटेक्चर, इस तरह आप कह सकते हैं। एन ऑनलाइन टूल टू प्रोवाइड रिकमेंडेशंस टू सेव मनी, improve सिस्टम अवेलेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस एंड हेल्प फ्लो सिक्योरिटी। तो हमने ये पढ़ा है कि जो ट्रस्टेड एडवाइजर होता है वो हमारे हमें हेल्प करता है इन कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के अंदर, हमारी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के अंदर, हमारी सिक्योरिटी को एनहांस करने के अंदर, सर्विस लिमिट और भी एक दो इसके अंदर खसूसियात होती हैं। ठीक है, तो वो सारा काम कौन करता है? ट्रस्टेड एडवाइजर करते हैं। AWS Sport has 5 different severity levels for sport cases. What are they? तो किस तरह के जो ना हमारे पास लेवल्स होते हैं, सेवेंटी लेवल्स होते हैं स्पोर्ट लैंड के अंदर। तो लो होता है, नॉर्मल होता है, हाई, अर्जेंट और क्रिटिकल होता है। ठीक है, अगर आपने उनसे कनेक्ट करना है तो आप उनको बता सकते हो कि आपको मतलब आपको जो सेवेंटी लेवल है, ठीक है, वो किस तरह का है, लो है, नॉर्मल है, अर्जेंट है। अगर आपको अर्जेंट कॉन्टैक्ट करना है, आप क्रिटिकल वर्कलोड है, आप प्रोडक्शन के अंदर हो, वहां पे कोई इशू आ गया आपको, तो वहां पे आप क्रिटिकल यूज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आप जो है ना थोड़ा बहुत बिलिंग के अंदर कोई इशू आ रहा है, सर्विस में कोई इशू आ रहा है, तो आप नॉर्मल लोगों के साथ भी जा सकते हो। आपको बताना पड़ता है, जब आप वहाँ पे टिकट रेस करते हो आपको ये चीज वहां पे बतानी पड़ती है। व्हाट इज द रिस्पॉन्स टाइम फॉर अर्जेंट इशू फॉर इंटरप्राइज ब्रॉडबैंड? तो जो इंटरप्राइज ब्रॉडबैंड है उसके अंदर जो अर्जेंट इश्यूज होते हैं उनको डिस्कस किया जाता है। उनका जो रिस्पॉन्स टाइम होता है वो होता है 1 hour और लेस। ठीक है, और जो इसका अर्जेंट होता है, क्रिटिकल होता है, उसमें 15 मिनट्स होता है, 15 मिनट्स और लेस होता है। वैसे ना मेरा एक्सपीरियंस रहा है अज्योर के साथ, अज्योर, माइक्रोसॉफ्ट अज्योर के साथ। तो वहाँ पे बेसिकली हम जब सपोर्ट लेने जाते हैं तो इशू की तरह लिंगर ऑन कर दिया जाता है कि मतलब सम टाइम में एक एक दिन लग जाता है इशू को रिजोल्व करते हैं। अच्छा, एज्योर के अंदर समटाइम किस 2 दिन तरह भी के लग सपोर्ट जाते हैं। प्लान हैं? उसमें डिफरेंट कंसर्न के हमने बेसिकली काफी ज्यादा उधर सेटअप बनाया हुआ है और अभी चल भी रहा है हमारा। हम्म। 400-500 VMs उधर चल रहे हैं। तो उधर जब कभी इश्यूज आता है तो हम रिपोर्ट करते हैं, तो वो कॉल पे ले लेते हैं हमें आधे घंटे के अंदर अंदर फर्स्ट टाइम। तो फिर उसके बाद फिर चल रहा होता है, एक दिन दो दिन भी लग जाते हैं। तो ये सीन है। मतलब कॉन्टेक्ट आपसे जल्दी कर लेते हैं लेकिन जो ना उसको रिजोल्व करना थोड़ा टाइम लगा देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अब पता नहीं AWS के केस में क्या सीन है कि वहाँ पे भी इस तरह कर रहे होते हैं कि नहीं। अच्छा, एक चीज़ और मैंने देखी है वहाँ पे ना, जब हम ट्रबल शूटिंग करने जाते हैं और हम चाहते हैं कि ठीक है हमें बताएं कि लेट्स सपोज हम कहते हैं कि जी यहाँ के नेटवर्क की ट्रैफिक जोन सी है इनसाइड VM से किसी चाइना वाली साइड पे जा रही है। तो वो इनसाइड का जो ट्रेस रोड होता है, ट्रैफिक कहाँ से निकल के जा रही है, तो वो शो ऑफ नहीं करते, वो हाइड कर देते हैं कि जी हमारा इंटरनल सिक्योरिटी का मैटर है, तो हम वो नहीं शो ऑफ कर सकते। अब पता नहीं AWS में भी ऐसा है कि नहीं है। नहीं, AWS के बारे में मुझे इतना नहीं पता उसके बारे में कि जो उसको हाइड करते हैं या नहीं करते, उसमें मैंने कभी नहीं किया। लेकिन एज्योर के अंदर आप कह रहे हैं कर देते हैं, तो उनकी कुछ जी बिल्कुल, होंगी। वो कहते हैं हमारा इंटरनल सिक्योरिटी हाँ। कंसर्न है, इस वजह से हम इन चीज़ों को हाइड करते हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा, वो हो सकता है कोई जो ना कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स हो, सिक्योरिटी, कुछ सिक्योरिटी के हवाले से, इसलिए उसको मे भी कर देते हैं। लेकिन जो AWS के अंदर है मैं आपको कंफर्म करके बताऊंगा। ठीक है, मुझे इस बारे में कंफर्म नहीं तो मैं आपको अच्छा। बता दूंगा। अच्छा सही है। ठीक है।
ठीक है भाइयों, तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है, जो बेसिक स्पोर्ट प्लान अलाउ हाउ मेनी स्पोर्ट केस पर मंथ, तो यहाँ पे जीरो होता है। यहाँ पे आप कोई भी टिकट रेज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट ही नहीं कर सकते उनसे, क्योंकि बेसिक होता है। तो यहाँ पे जो एफएक्यूज होते हैं, आप सिर्फ उन्हीं से हेल्प ले सकते हैं। हाउ विल AWS ट्रस्टेड एडवाइजर टेल यू, तो क्या बताता है आपको। तो जो ट्रस्टेड एडवाइजर होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको रेड करते जाना है। हाउ वेल द इंफ्रास्ट्रक्चर इज परफॉर्मिंग, डिप्लॉयड रिसोर्सेज दैट यू आर नॉट बेइंग यूज, जो ऐसे रिसोर्सेज हमारे अकाउंट के अंदर पड़े हुए हैं, हम उनको यूज नहीं कर रहे, वो हमारा वॉल्यूम हो सकता है, वो हमारा इलास्टिक आईपी हो सकता है, कि इस तरह के रिसोर्सेज तो हमें बताता है कि आप ये रिसोर्सेज यूज नहीं कर रहे, लेकिन आपको ये कॉस्ट आ रही है। वेदर और नॉट यू आर यूजिंग फॉल्ट टॉलरेंस, तो अगर वहाँ पे आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर या आपके आर्किटेक्चर के अंदर कोई फॉल्ट टॉलरेंस नहीं है, तो आपको ये भी जो है ना वो आइडेंटिफाई करेगा। तो इस तरह की डिफरेंट सजेशंस अच्छा। होती हैं, रिकमेंडेशंस होती हैं, बेस्ट प्रैक्टिस होती हैं, जो ट्रस्टेड वाले हमें बताते हैं। जी। अच्छा, ट्रस्टेड एडवाइजर जो उनसे होते हैं, हमने उसकी सर्विसेज लेनी होती है, या फिर वो बेसिकली हमने एक इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय कर दिया हुआ है और बेसिकली वीकली जैसे कि वो कहते हैं रिकमेंडेशन भेजते हैं आपको, ये चीज़ें आप कर लें, अब आपके जो उनसे इंफ्रास्ट्रक्चर फाइन ट्यून हो जाएगा, या फिर हमें सर्विसेज उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि ये ट्रस्टेड एडवाइजर है तो वो हमें बताए हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉयड है उसको इवेलुएट करे, और उसमें कोई गैप वगैरह है या परफॉर्मेंस है, कोई भी जोन सी है, कोई वीकनेसेस है, वो उसको इवेलुएट करे और हमें रिकमेंडेशन दे। क्या ट्रस्टेड एडवाइजर को बेसिकली कॉल करना पड़ता है ट्रस्टेड सर्विसेज को? एडवाइजर, हाँ, ट्रस्टेड एडवाइजर एक तरह की सर्विस ही है। ठीक है, तो इसका अपना एक डैशबोर्ड है, हम वहीं पे इसको सारा काम करते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है कि जो ट्रस्टेड एडवाइजर होता है, इसकी कुछ सर्विसेज जो है ना वो फ्री होती हैं बेसिक लेवल की। एक बेसिक होता है, एक होता है एडवांस लेवल का। तो जो अगर फर्ज कर लें आप, आपने ट्रस्टेड एडवाइजर को फर्स्ट टाइम आपने अकाउंट साइन अप किया है, तो वहाँ पे जो ट्रस्टेड एडवाइजर का जो बेसिक वर्जन होता है ना, वो बाय डिफॉल्ट इनेबल हो जाता है, उसकी कॉस्ट नहीं पड़ती है आपको। तो बेसिक के अंदर आपको छोटी मोटी चीजें बता देगा। वो हमने जब ट्रस्टेड एडवाइजर की लैब की थी, हमारे यहाँ पड़ी हुई है लैब, मैंने वो दिखाई थी उसकी लैब। तो उसकी जो आपकी बेसिक चीजें होती हैं आपके अकाउंट के अंदर, वो आपको बताता है। जिस तरह जो ना कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से बताता है, सिक्योरिटी के हवाले से आपको बता देता है कि अगर आपके अकाउंट के अंदर कोई आपने MF इनेबल नहीं किया हुआ, तो ये भी आपको बताता है कि आपने MF इनेबल नहीं किया, तो उसको जो ना आपको रिकमेंडेशन प्रोवाइड करवाता है कि उसको इनेबल कर लें, इतना बताएगा। हमें चेक्स की सूरत में बताता है, ग्रीन, येलो एंड रेड की सूरत में डिफरेंट चेक्स बने होते हैं। अगर कहीं पे सैरोटी लेवल हाई है, तो वहाँ पे हमें रेड शो करेगा, कहीं पे सैरोटी लेवल जरा लो है, तो वहाँ पे हमें येलो शो करेगा, अगर कहीं पे बिल्कुल ओके है, तो वहाँ पे हमें ग्रीन शो करेगा। तो इस तरह डिफरेंट चेक्स हमें जो है ना प्रोवाइड करवाता है। इसी तरह हमें ये भी बताएगा कि अगर आपके अकाउंट के अंदर कोई IAM यूजर नहीं है, आपने कोई भी IAM यूजर नहीं बनाया हुआ, तो आप बना लें, क्योंकि बेस्ट प्रैक्टिस होती है। तो अगर बेस्ट प्रैक्टिस ही हमें फॉलो करवाता है ट्रस्टेड एडवाइजर, तो इस तरह डिफरेंट सजेशंस, डिफरेंट रिकमेंडेशंस हमें बताता है कि आप ये काम परफॉर्म करें अपने अकाउंट के अंदर। ठीक सही, है। ये बेसिकली ऑटोमेटिक है कि जो रिकमेंडेशंस हैं उस पे बेसिकली उसको स्कैन करेगा और उसको अकोर्डिंगली आपको बता देगा कि ये बिल्कुल। आप ना हाँ, आपके अकाउंट ये में ले लो। स्कैन करेंगे और आपको डिफरेंट चीजें बताएगा। अगर आप इसको एडवांस वर्जन यूज करना चाहते हैं, तो फिर आपको इसको इनेबल करना पड़ता है जाके खुद से एक्सप्लिसिटली मैनुअली, इसके फिर आपको कॉस्ट उसके पड़ती है। चार्जेस होते होंगे। और तो चार्जेस होते हैं। सही। अच्छा, हमने पढ़ा था कि हमारे पास एक TAM होता है, टेक्निकल अकाउंट मैनेजर होता है। ठीक है, तो टेक्निकल अकाउंट मैनेजर में किस पोर्टल के साथ मिलता है, हमें एंटरप्राइज के साथ मिलता है। तो ये एज्योर के अंदर कुछ ऐसा है टेक्निकल अकाउंट मैनेजर, कोई आपको डेडिकेट कर दिया जाता है, कोई पर्सन आपके अकाउंट के लिए। वहाँ बेसिकली टर्मिनोलॉजी डिफरेंट है। बेसिकली हमारी एक मैनेज सर्विसेज है, तो वो टीम बेसिकली इन चीज़ों को देख रही होती है। हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जी अगर टिकट्स वगैरह लॉक करने हैं तो करके ना हमें बेसिकली लूप में कर लें। तो मे बी अच्छा हो, अच्छा, सही है। लेकिन मे बी इन डिफरेंट टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं। हाँ, वो हो सकता है वहाँ पे डिफरेंट जो है ना वो चीज़ें यूज करते हैं। चीज़ें सेम ही होती है, लेकिन उनके थोड़ा नेम और टर्मिनोलॉजी थोड़ा डिफरेंट हो जाती है वहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर आपको टेक्निकल अकाउंट मैनेजर चाहिए, तो आप कौन सा स्पोर्ट प्लान यूज करेंगे, इंटरप्राइज स्पोर्ट प्लान। तो आपने एग्जाम पढ़ना किसी भी याद रखना है कि जो इंटरप्राइज स्पोर्ट प्लान है, सिर्फ उसके साथ हमें टेक्निकल अकाउंट मैनेजर मिलेगा, उसके अलावा किसी स्पोर्ट प्लान के साथ हमें ये नहीं मिलेगा। ये तो नेक्स्ट है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फोर एरियाज ऑफ द परफॉर्मेंस एफिशिएंसी पिलर इन द वेल आर्किटेक्ट फ्रेमवर्क, लाइक द बेस्ट आंसर। तो यहाँ पे जो, अच्छा, ये चीजें हैं ना, ये आपको पढ़ने से ही आएंगी कि हमने जो एक डॉक्यूमेंटेशन होती है इनकी, वेल आर्किटेक्ट फ्रेमवर्क, ठीक है, तो उसके अंदर डिफरेंट इन्होंने लिस्ट बनाई हुई है कि कौन कौन से इसके फंक्शंस होते हैं, कौन से नहीं होते। तो आपने उसको जरूर रीड करना है। तो वो कह रहा है कौन सा पिलर नहीं है परफॉर्मेंस के अंदर।
तो उसका होता है ट्रेसेबिलिटी, ये उसका नहीं है। ठीक है। और जब भी आपने एग्जाम अटेम्प्ट करने जाना है, जब भी आप एग्जाम स्केड्यूल होगा, जब भी आप जाएंगे, तो जाने से पहले आपने इसको जरूर पढ़ के जाना है, वेल आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क को। ठीक है, इसको बेशक लास्ट टाइम पे पढ़ें, इसको जरूर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास। वेल आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क हो गया, क्लाउड अडोप्शन फ्रेमवर्क हो गया, इस तरह की चीजें जो है ना आपने पढ़ के जानी है। बाकी भी आपने ऑब्वियसली पढ़ेंगे, लेकिन लास्ट टाइम पे इसको जो है ना वो रेड कर सकते। विच इज नॉट प्रैक्टिस ऑफ AWS स्केलिंग सर्विस। तो स्केलिंग सर्विस का क्या काम नहीं है। ठीक है, समटाइम जो है ना हम ऐसा पढ़ते हैं कि विच इज प्रैक्टिस ऑफ स्केलिंग सर्विस, हम नोट को मिस कर देते हैं। तो आपने क्वेश्चन को गौर से पढ़ना है, ताकि कोई भी हमारे स्पेलिंग यहाँ पे मिसिंग ना हो, कोई भी वर्ड। तो इसका कौन सा प्रैक्टिस्टिक्स नहीं है स्केलिंग का, ये वाला नहीं है, सेंड ट्रैफिक टू हेल्थ इंस्टेंसेस। ठीक है, ये किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, कोई बता सकता है किस तरह का ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। सेंड ट्रैफिक टू हेल्थ इंस्टेंसेस, ये है लोड बैलेंसर का। जो लोड बैलेंसर है ना, ये वो काम करता है। स्केलिंग सर्विस जो होती है ऑटो स्केलिंग, वो ये काम नहीं करेगी। जो क्योंकि जो स्केलिंग सर्विस होती है बस स्केल करेगी, स्केल हॉरिजॉन्टल स्केलिंग करेगी। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास होगा लोड बैलेंसर, वो ये काम करेगा, सेंड ट्रैफिक टू हेल्थ इंस्टेंसेस, ट्रैफिक को सेंड करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा। Which option will help increase the availability of web server farm? Select the two responses. तो हमारा जो वेब सर्वर है उसकी अवेलेबिलिटी किस तरह इंक्रीज हो सकती है। लॉन्च द वेब सर्वर इंस्टेंस अक्रॉस मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन, बिल्कुल ठीक है। अगर मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन यूज कर रहे हैं तो वहां पे हमें हाई अवेलेबिलिटी देखने को मिलेंगी। लेवरेज स्केलिंग टू रिकवर फ्रॉम फेलियर फेल्ड इंस्टेंस है, तो वहां पे आप स्केलिंग यूज करें, जिससे क्या होगा कि हमारे सर्वर है, अगर कोई फेल हो भी जाता है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, एक न्यू क्रिएट कर। ठीक है, ये तो नहीं होगा ऐड मोर CPU एंड रैम टू ईच इंस्टेंस, क्योंकि यहाँ पे हमें खुद से मैनुअली करना पड़ेगा। ठीक है, स्केलिंग, ये वर्टिकल स्केलिंग की बात हो रही है, तो ये तो नहीं होगा। यूज क्लाउड फ्रंट, ये भी नहीं होगा। डिप्लॉय इंस्टेंसेस इन VPC, ये तो ऑब्वियसली बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब भी हमको EC2 बनाते हैं तो वो किसी VPC के अंदर ही बनेगा, अदरवाइज वो नहीं बनेगा। Which design principle are recommended when considering performance efficiency? तो performance efficiency के अंदर क्या होता है, democratize advanced technologies, कि हम एडवांस टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करते हैं, यूटिलाइज सर्वरलेस आर्किटेक्चर, और अपने परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए हम क्या करते हैं, जो सर्वरलेस टेक्नोलॉजीज होती हैं उनका यूज करते हैं अपने आर्किटेक्चर के अंदर। ठीक है, उससे क्या होता है, उससे परफॉर्मेंस बेटर हो जाती है हमारी। मैच सप्लाई विद डिमांड, इनेबल ट्रेसेबिलिटी, ये उसका पिलर है जो हमारे पास पर होता है। एक और होता है पिलर वेल एक्टेड फ्रेमवर्क के अंदर, उसके अंदर आता है इनेबल ट्रेसेबिलिटी। प्रमोट एक्सपेंडिचर अवेयरनेस, तो ये कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के अंदर आता है। लेकिन जो परफॉर्मेंस वाला पिलर है ना हमारे पास, उसके अंदर ही दो चीजें आती हैं, आपको वहां पे ये लिस्ट होती तो नजर भी आ जाएंगी। Which AWS enable customer to find, buy and immediately start using software। अगर हमने कोई सॉफ्टवेयर, कोई AMI, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम ने बाय करना है, हमने उसको यूज करना है, तो कहाँ से जाके फाइंड करेंगे या बाय करेंगे, जो मार्केट प्लेस होता है AWS के अंदर, वहां से जाके। ठीक है, जिस तरह AMI होता है उसको भी हम कहाँ से लेते हैं, मार्केट प्लेस से लेते हैं। वहां से अगर आपको बाय करना है थर्ड पार्टी का, तो आप यहाँ से जाकर उसका ऑपरेटिंग सिस्टम ले सकते हैं अपने सर्वर के लिए। In a physical data center, security is typically considered in what area? ओनली इन पेरीमीटर, जहाँ जहाँ पे डाटा सेंटर है सिर्फ उसी की सिक्योरिटी को जो है ना वो मॉनिटर किया जाएगा, कंसिडर किया जाएगा। एज लोकेशन की सिक्योरिटी को नहीं, क्लोजेस्ट रीजन, अवेलेबिलिटी जोन्स नहीं। हाँ, ओनली पैरामीटर, जहाँ जहाँ भी उनके डाटा सेंटर एक्चुअली लगे हुए हैं, सिर्फ उन्हीं की सिक्योरिटी को क्या किया जाएगा, कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, फिजिकल डाटा सेंटर। अगर तो हम रीजन की बात करें, रीजन के अंदर तो पूरा रीजन आ जाएगा, तो क्या हम पूरे रीजन की सिक्योरिटी का जो है ना वो कंसिडर करेंगे, नहीं। जहाँ पे एक्चुअली में डाटा सेंटर लगा हुआ है उसी की सिक्योरिटी को हम देखेंगे, उसी को हम मॉनिटर करेंगे। तो हमने ये बात की थी, जब भी आपने कोई रनिंग इंस्टेंस का मेटा डाटा देखना है या उसका आपने यूजर डाटा देखना है, तो उसके लिए कमांड होती है। ठीक है, ये वाली कमांड होती है HTTPS 169.254 मेटा डाटा, तो आपको वो शो कर देता है। तो ये कमांड, ये IP आपने याद रखना है, इसी का यूज किया जाता है। अगर आपने यूजर डाटा देखना है तो यूजर डाटा के लिए सेम कमांड यही यूज होगी, लेकिन लास्ट में आपने क्या लिख देना है, यूजर डाटा लिख देना है। जहाँ पे मेटा डाटा लिखा हुआ है यहाँ पे आपने यूजर डाटा लिख देना है, आप उसको जो यूजर डाटा होगा वो आपको शो कर देगा।
What is defined as the ability for a system to remain operational even if some of the component of the system fail। कि अगर कोई सिस्टम कंपोनेंट फेल हो जाता है लेकिन फिर भी वो ऑपरेशनल रहता है, ठीक है, फिर भी वो जो है ना रनिंग फॉर्म में रहता है, तो उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है फॉल्ट टॉलरेंस। कि अगर एक जगह से अनएक्सेसिबल हो गया तो वो दूसरी जगह पे चला जाता है, ठीक है, वहां से एक्सेस होने लग जाता है, और उसको हम बोलते हैं फॉल्ट टॉलरेंस। फेल ओवर हो जाना, फेल जो है ना फेल ओवर हो जाना, या वहां पे फॉल्ट टॉलरेंस का कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास। सर इसको मजीद ब्रीफ कीजिए। क्या कह रहे हैं आप? जी सर नवीन। थोड़ा सा इसको और डिफाइन करना, इसको थोड़ा सा और डिफाइन करिएगा फॉल्ट टॉलरेंस को। नवीन क्या कह रहे हैं? फॉल्ट टॉलरेंस क्या? सर फॉल्ट टॉलरेंस को डिफाइन कीजिएगा मजीद। डिफाइन कर दो, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ। यहाँ पे देखिए फॉल्ट टॉलरेंस का मतलब क्या होता है, मैं आपको अगर डायग्राम में दिखाऊं, डायग्राम के अंदर, तो यहाँ पे देखिए आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए हमारी एप्लीकेशन थी, तो हमारी एप्लीकेशन हम एक लोड बैलेंसर यूज कर रहे थे, ठीक है। तो जब भी कोई रिक्वेस्ट आती थी हमारे पास, तो लोड बैलेंसर क्या करता था, हमारी जो भी रिक्वेस्ट आती थी इंटरनेट से, उसको दो सर्वर के ऊपर जो है ना वो ट्रांसफर करता था। एक ये सर्वर के ऊपर ये जो प्राइमरी था, और एक ये वाले सर्वर के ऊपर। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो है ना हमारे पास फेल ओवर हो गया, कि यहाँ पे जो है ना फर्ज कर लें हमारे पास ये खराब हो गया एक सर्वर। तो उसने रिक्वेस्ट को क्या किया, उसके खराब होने के बाद दूसरे के ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ा, तो उसने दूसरे के ऊपर भेजना स्टार्ट कर दिया आपकी ट्रैफिक को, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारी चीजें जो है ना वो ऑपरेशनलाइज रही, हमारा हमारा जो नेटवर्क था या हमारा जो आर्किटेक्चर बनाया था वो बंद नहीं हुआ, ठीक है। तो सर वहां पे क्या हुआ, हमारा फेलो कंसेप्ट जी। सर इसमें जैसे वेब एप्लीकेशन में जैसे लोड बैलेंसर और उसके बैकएंड पे दो तीन सर्वर में डाटा सेंटर ए बी सी। पहले ट्रैफिक जो यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता था, तो ये समाव अगर फेल ओवर होता है तो क्या, फिर वो इस स्टैंड बाय सर्वर पे गई रिक्वेस्ट सारी। चलें यहाँ मैं आपको याद समझा, कि फर्ज कर लें आपकी जो ट्रैफिक आती है ना, वो आती है यहाँ पे लोड बैलेंसर के ऊपर, ठीक है, हमने इसकी लैब भी की थी। ये हमारा लोड बैलेंसर। अब लोड बैलेंसर के नीचे जो है ना हमने डिफरेंट सर्वर लगाए हुए हैं, कि एक हमारा सर्वर 1 है, ठीक है, एक सर्वर 2 है, और एक हमारा सर्वर 3 है। अब अगर कोई ट्रैफिक आ रही है, डिफरेंट ट्रैफिक आ रही है हमारे लोड बैलेंसर के ऊपर, तो लोड बैलेंसर क्या कर रहा है, हमको ट्रैफिक को इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है तमाम सर्वर के ऊपर, ठीक है। लेकिन फर्ज कर लें कि लोड बैलेंसर जो है ना, इनकी हमने पढ़ा है, लोड बैलेंसर हेल्थ चेक भी करता है इनकी, कि जो लोड बैलेंसर होता है वो इनको पिंग रिक्वेस्ट करता रहता है, पिंग करता रहता है, और उसके रिस्पॉन्ड में पता चलता रहता है कौन सा सर्वर हेल्दी है कौन सा अनहेल्दी है। फर्ज कर लें लोड बैलेंसर ने इसको पिंग किया, इसने रिस्पॉन्ड नहीं दिया, तो लोड बैलेंसर ने इसको बंद कर दिया, इसके ऊपर ट्रैफिक को भेजना बंद कर देगा लोड बैलेंसर, इस सर्वर के ऊपर, सर्वर 1 के ऊपर, ठीक है। अब ये सर्वर खराब हो गया, इसके ऊपर कोई इश्यू आ गया, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि हम बाकी सर्वर खराब नहीं होंगे, उनके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं डीकपल आर्किटेक्चर। ये हमारा डीकपल आर्किटेक्चर होता है, कि एक चीज के फेल होने से बाकी के ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ता, ठीक है भाइयों। तो लोड बैलेंसर ने इसके ऊपर ट्रैफिक को भेजना बंद कर दिया, और उसने अब इसके ऊपर भेज रहा है, उसके ऊपर ट्रैफिक को शिफ्ट कर दिया, इसकी ट्रैफिक को भी इनके ऊपर शिफ्ट कर दिया उसने। तो ये होता है फेल का कॉन्सेप्ट, फॉल्ट टॉलरेंस। सर ये जो आपने जी। डी कपल का बनाया है कॉन्सेप्ट बताया है, मतलब ये फ्रंट पे लोड बैलेंसर बैकएंड पे वो सर्वर्स जो है जो कि रिक्वेस्ट रिट्रीव कर रहा है, तो इसको हम डी कपल आप एक्सेल कर रहे हैं। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही नवीद। अब आ रही है सही मेरी बात? हाँ थोड़ा सा लाउड बोले। जी मैं ये कह रहा हूँ सर, ये जो आपने बताया ना, ये जो डायग्राम बताई है, तो ये डी कपल आर्किटेक्चर कहते हैं सर। नहीं, मैंने आपको एग्जांपल दिया है, जो डी का आर्किटेक्चर होता है ना वो तो काफी थोड़ा बड़ा भी होता है, और उसमें एडिशनल चीजें भी ऐड होती है, तो मैंने आपको एग्जांपल दी है, कि जहाँ पे हमें फेल कॉन्सेप्ट मिल रहा होता है, जहाँ पे हमें हाई अवेलेबिलिटी कॉन्सेप्ट मिल रहा होता है, जहाँ पे हमें फॉल्ट टॉलरेंस कॉन्सेप्ट मिल रहा होता है, एक्चुअली उस आर्किटेक्चर को हम बोलते हैं डी कपल आर्किटेक्चर, ठीक है। कि अब एक चीज के फेल होने से दूसरे के ऊपर कोई इम्पैक्ट ना पड़े, तो वो तुम्हारा होता है डी कपल आर्किटेक्चर। ये मतलब आपस में जो जो आप बेसिकली डिपेंडेंसी ना हो, इंडिपेंडेंट हो अपने जो जो हाँ कंपोनेंट्स हैं। इंडिपेंडेंट हो आपस में, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड ना करें, इंडिपेंडेंट हो, ये सही वर्ड है, ठीक है।
Your company provides media content via the internet to customers through a paid subscription model. You leverage CloudFront to distribute content to your customers with low latency. ठीक है, हम चाहते हैं कि हमें लो लेटेंसी मिले CloudFront के थ्रू. What approach can you use to save these private content securely to your paid subscriber? तो paid subscriber को अपनी सर्विस देने के लिए फिर हम क्या यूज करेंगे? CloudFront के अंदर एक ऑप्शन होता है URL का, ठीक है, साइंड URL का एक फंक्शन होता है, उसको यूज करेंगे, जिससे क्या होगा, प्रोवाइड साइंड Amazon CloudFront URL to authenticated user to access the paid content. ठीक है, तो वो एक फंक्शन होता है URL, उसी को हम यूज करते हैं और उसी के थ्रू जो है ना हमारा जो पेड सब्सक्राइबर होंगे उन तक हम अपना प्राइवेट कंटेंट को डिलीवर करेंगे सिक्योर तरीके से. वैसे हमने पढ़ा नहीं है साइंड URL, क्योंकि हमारे कोर्स के अंदर नहीं था, तो लेकिन ये इसके अंदर फंक्शन होता है क्लाउड फ्रंट के अंदर. ठीक है, हमने क्लाउड फ्रंट के अंदर पूरा डिटेल में पढ़ा था, लेकिन उसके अंदर हमें ये कहीं देखने को नहीं मिला. ये आपको मिलेगा, इसकी लैब आपको मिलेगी सॉल्यूशन आर्किटेक्ट के अंदर. Which best describes system that is available always available? कोई भी सिस्टम जब वो ऑलवेज अवेलेबल रहे, डाउन ना हो, डाउन टाइम ना देखने को मिले, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं हाई अवेलेबिलिटी, हाई अवेलेबल सिस्टम. ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास कॉन्सेप्ट आएगा वो आएगा हाई अवेलेबिलिटी का. तो ये वाला हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा लास्ट वाला. Which of the following AWS tool help your application scale up or down based on demand? कौन सर्विस होती है हमारे पास? दो हमने यूज करने हैं. तो एक ऑटो स्केलिंग होती है जिसमें हम बोल रहे हैं कि स्केलिंग, और एक हमारे पास होता है इलास्टिक लोड बैलेंसर. इलास्टिक लोड बैलेंसर, ठीक है, दो सर्विस होती हैं जो क्या काम करती हैं? स्केलिंग में हेल्प करती है हमारी. Which service would you use to send alerts based on Amazon CloudWise? तो कौन सी सर्विस होती है जिसको हम अलर्ट भेजने के लिए यूज करते हैं? वो हमारे पास होती है सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस, जिसको हम बोलते हैं SNS. ये रिपीट हो रहा है, बट इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्केलिंग सर्विस. सेंड ट्रैफिक टू हेल्थ इंस्टेंसेस. Which of the following must be configured on Elastic Load Balancer to accept incoming traffic? तो जब भी हमारे लोड बैलेंसर के ऊपर ट्रैफिक आएगी तो उसको कौन लिसन करेगा, कौन उसको एक्सेप्ट करेगा ट्रैफिक को? तो वो हमारे पास होता है लिसनर. एक लिसनर ग्रुप बनाते हैं जहाँ पे उसको हम कॉन्फ़िगर करते हैं. ठीक है, तो ये किस तरह करते हैं? अगर ये चीजें देखनी है आपने तो जो हमने लैब की हुई है, तो मैंने इसको अपलोड भी किया, उसको जरा देख रहे हैं जो हमारे पास लोड बैलेंसर ऑटो स्केलिंग के लैब है. लेकिन आपने यहाँ देखना है जब भी लोड बैलेंसर को कोई ट्रैफिक आती है तो उसको जो लिसनर ग्रुप होता है वो लिसन करते हैं. What are the minimum elements required to create an auto scaling launch configuration? तो AMI हमें चाहिए होता है, इंस्टेंस टाइप चाहिए होता है, लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन नेम चाहिए होता है. ठीक है, तो ये तीन चीजें चाहिए होती हैं अपने ऑटो स्केलिंग कॉन्फ़िगरेशन के लिए. हाउ डज क्लाउड वॉच कीप मैट्रिक? तो क्लाउड वॉच जो होता है कितनी देर के लिए आपको डाटा S3 के अंदर स्टोर करवाता है? 15 मंथ्स के लिए. ठीक है, जो क्लाउड ट्रेल होता है वो कितनी देर के रखता है डाटा? किसी को याद है? क्लाउड वॉच जो है वो तो क्लाउड वॉच जो है ना वो जो लॉग्स जनरेट करता है, जो वो हिस्ट्री क्रिएट करता है, उसको 15 मंथ्स के लिए स्टोर करवाता है बाय डिफॉल्ट. उसके बाद ये उसको बेसिकली डिलीट लॉग्स करता के है. रिगार्डिंग है. हाँ, लॉग्स के रिगार्डिंग. लेकिन जो हमारे पास क्लाउड ट्रेल होता है वो कितनी देर के लिए उसको करता है, स्टोर करवाता है? क्लाउड ट्रेल का टाइम पीरियड क्या होता है? सिंपल ये बता दें, उसका होता है 90 डेज. 90 डेज होता है उसका. ठीक है, तो आपको याद है. मतलब 90 डेज जो होते हैं वो और कोई से लॉग हो, ऑडिट लॉग हो या उस अकाउंट के लॉग हो, सिर्फ क्लाउड ट्रेल के लोग, क्लाउड ट्रेल के लॉग सिर्फ 90 डेज मतलब क्या रिटेन करता है, किस तरीके मतलब से? वहां पे स्टोर रहते हैं आपकी बकेट के अंदर. ठीक है, उसके तो बाद क्या हमें होता है वो बाय डिफॉल्ट होता है, उसके बाद वो गायब हो जाता है वहां से. फिर ये आपको बाय डिफॉल्ट होता है या हम पॉलिसी क्रिएट करते हैं इसके लिए? क्या करते हैं? पॉलिसी हम क्रिएट करते हैं 90 डेज रिटेनिंग, या ये ऑटोमेटिकली रिटेन करते हैं 90 डेज और उसके बाद खुद ही ये वाइप आउट हो जाता है? हाँ, उसके नहीं, बाद ये मेरे ख्याल से ये जो भी एक्टिविटी आप परफॉर्म करते हैं क्लाउड से, तो उसके लॉग्स होते हैं. नहीं नहीं, लॉक्स होते हैं, लेकिन ये जो रिटेन कर रहा है ये हम कस्टम पॉलिसी बनाते हैं, बाय डिफॉल्ट इसका ये एक मेथड है नहीं, ये बाय डिफॉल्ट है. रिटेन करने का। 15 मंथ्स और 90 डेज, ये बाय डिफॉल्ट है. हम बाय डिफॉल्ट की बात कर रहे हैं. ठीक है, आप उसको इंक्रीज कर सकते हैं कस्टमाइज करके. ठीक है, 15 मिनट्स और 15 मंथ्स और 90 डेज जो है ना ये बाय डिफॉल्ट है.
यहाँ पे वो नहीं बता रहा है, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट की बात कर रहा है। Amazon CloudWatch support which type of monitoring plans? तो जो क्लाउड वॉच जो होता है वो हमारे पास दो तरह की मॉनिटरिंग होती है। एक होती है बेसिक मॉनिटरिंग जो फ्री होती है, जो बाय डिफॉल्ट एनेबल होती है, और एक होती है हमारे पास डिटेल मॉनिटरिंग। जो डिटेल मॉनिटरिंग होती है उसमें हमें पे करना पड़ता है, एडिशनल कॉस्ट होती है उसकी। लोड बैलेंसर हेल्थ चेक मे बी व्हाट? जो क्या करता है, पिंग करता है, ठीक है, कनेक्शन अटेम्प्ट करता है और रिक्वेस्ट पेज करता है। डिफरेंट चीजें होती हैं जो हमारे पास लोड बैलेंसर होता है हेल्थ चेक के लिए, डिफरेंट चीजें परफॉर्म करता है। व्हाट आर थ्री टाइप्स ऑफ लोड बैलेंसर? तो कितने तरह के टाइप्स होते हैं हमारे पास, हमने पढ़ा था इसको। एप्लीकेशन लोड बैलेंसर होता है, नेटवर्क लोड बैलेंसर होता है, हमारे पास होता है क्लासिक लोड बैलेंसर। ठीक है, तो तीन तरह के हमारे पास लोड बैलेंसर बेसिकली होते हैं।